नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइन। इजराइल और हमास के बीच हुई सीज फायर डील, 3 फेजेस में लागू होगी डील। भारत ने किया डील का स्वागत। इसरो ने हासिल किया एक और अचीवमेंट, स्पेस डॉकिंग में किया कारनामा। ऐसा करने वाला चौथा देश बना भारत। और यूएसए ने की एंटिटी लिस्ट अपडेट, भारत को होगा फायदा। भारत के 3 इंस्टीट्यूट्स लिस्ट से हुए बाहर। आइए शुरू करें। कई महीनों से चल रही वार्ता ने आखिरकार हमास और इजराइल के बीच एक सीज फायर डील का रास्ता साफ कर दिया है। आने वाले कुछ दिनों में यह समझौता लागू होने की उम्मीद जताई जा रही है। लंबे वक्त से इजराइल और हमास के बीच गाजा में लड़ाई जारी है। यह डील कितनी जरूरी थी, यह समझने के लिए कुछ आंकड़े देखिए। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को हमला करके युद्ध की शुरुआत की थी, जिसमें इजराइल में करीब 1200 लोग मारे गए और 250 अन्य को बंधक बना लिया गया। इजराइल ने इस भीषण हमले का जवाब 46,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को मारकर दिया। ये लड़ाई जाने कितने और लोगों की जान अभी ले सकती थी। इसलिए दुनिया भर की ताकतें जल्द से जल्द इसमें एक समझौता चाहती थी। हालिया डील में मुख्य तौर पर मध्यस्थ की भूमिका में रहे हैं यूएसए, इजिप्ट और कतर। यह डील 3 फेजेस में लागू होगी। पहले फेज की डील फाइनल हो चुकी है। दूसरे और तीसरे फेज की डील अब ड्राफ्ट फेज में है। पहला फेज 6 हफ्तों के करीब चलेगा। उसके बाद ही दूसरे और तीसरे फेज की डील को फाइनल किया जाएगा। पहले फेज में इजरायली सेनाएं घनी आबादी वाले क्षेत्रों से दूर हटेंगी। इजरायली सेनाएं सीमा पर रहेंगी और गाजा में अंतर्राष्ट्रीय सहायता पहुंचाने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा राफा बॉर्डर को ओपन करने पर भी बातचीत चल रही है। इसके अलावा गाजा में हमास द्वारा बंधक बनाए गए 33 लोगों को छोड़ा जाएगा। इसकी शुरुआत बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं से होगी। बंधकों की रिहाई की शुरुआत में यूएसए की भी मौजूदगी रहेगी। हमास द्वारा बंधकों को रिहा किए जाने के एवज में इजराइल भी सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इसके साथ ही गाजा में रिकंस्ट्रक्शन भी शुरू होगा, जो कि कतर, इजिप्ट और यूएन के सुपरविजन में किया जाएगा। डील की खबर आने के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से भी बयान आया। बयान के मुताबिक भारत बंधकों की रिहाई और गाजा में युद्ध विराम के लिए समझौते की घोषणा का स्वागत करता है। उम्मीद है कि इससे गाजा के लोगों को मानवीय सहायता की सुरक्षित और निरंतर आपूर्ति होगी। भारत ने लगातार सभी बंधकों की रिहाई, युद्ध विराम और बातचीत तथा कूटनीति के रास्ते पर लौटने की बात कही है। आपको बता दें कि पश्चिम एशिया में स्थित इजराइल भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित देश है। इजराइल इकलौता देश है जहां बहुसंख्यक यहूदी जनसंख्या पाई जाती है। इजराइल अपनी सीमा लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट से साझा करता है। इसके अलावा इजराइल फिलिस्तीनी क्षेत्र गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक से सीमा साझा करता है। गाजा पट्टी की बात करें तो गाजा पट्टी इजराइल, मिस्र और भूमध्य सागर के बीच 360 स्क्वायर किलोमीटर का एक भूभाग है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक गाजा के 80% निवासी रिफ्यूजी हैं। ये दुनिया की सबसे ज्यादा सघन आबादी वाले इलाकों में से एक है। गाजा का हवाई क्षेत्र और तटीय इलाके इजराइल के नियंत्रण में आते हैं। वहीं मिस्र गाजा के साथ लगी अपनी सीमा को नियंत्रित करता है। हाल ही में अमेरिका ने अपनी एक बेहद खास लिस्ट को अपडेट किया है। इस लिस्ट को कहते हैं एंटिटी लिस्ट। भारत के लिए फायदा यह है कि इस लिस्ट के अपडेट होने से अब अमेरिका भारत की 3 टॉप लेवल न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट के साथ एडवांस्ड एनर्जी कॉपरेशन कर पाएगा। एक्चुअली अमेरिका ने इस लिस्ट से इन 3 इंस्टीट्यूट को बाहर किया है। ये है इंडियन रेयर अर्थ्स, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। हालांकि अमेरिका ने इस लिस्ट में चाइना की 11 ऑर्गेनाइजेशन को शामिल भी किया है। चलिए समझते हैं कि आखिर अमेरिका की एंटिटी लिस्ट क्या है, इसमें अपडेशन क्यों किया जाता है और इसमें शामिल होने या न होने से क्या इफेक्ट पड़ता है। अमेरिका के वाणिज्य विभाग की एक एजेंसी है ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी यानी BIS। यह एजेंसी अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले हाईटेक व्यापारिक मुद्दों पर नजर बनाए रखती है। BIS के कुछ काम हैं, जैसे यह वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के प्रसार को रोकने में मदद करता है। यह डिफेंस टेक्नोलॉजी और सेंसिटिव टेक्निक के एक्सपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए काम करता है और इस काम को करने के लिए यह एक लिस्ट बनाती है। इस लिस्ट में कुछ खास बिजनेसेस, रिसर्च इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के नाम इंक्लूड होते हैं। इस लिस्ट को एंटिटी लिस्ट कहते हैं। इसमें एक बार नाम इंक्लूड हो गया तो इन सभी बिजनेसेस, इंस्टीट्यूट्स या ऑर्गेनाइजेशंस को स्पेसिफिक आइटम्स के एक्सपोर्ट, री एक्सपोर्ट या ट्रांसफर के लिए स्पेसिफिक लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। यानी इस लिस्ट में शामिल किए जाने से ट्रांजैक्शन पर तो कोई
डायरेक्ट प्रतिबंध नहीं लगता, लेकिन इतना जरूर है कि ट्रांजैक्शन के लिए लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स बहुत टफ हो जाती हैं और इसका असर ये होता है कि ये लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनेशनल बिजनेस डील को कॉम्प्लेक्स बना देती हैं। अब सवाल यह है कि अमेरिका एंटिटी लिस्ट में किसी बिजनेस, इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन को डालता क्यों है? देखिए, अगर अमेरिका को लगता है कि ये ऑर्गेनाइजेशंस अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा या अमेरिका की विदेश नीति को एडवर्सली अफेक्ट करने वाली एक्टिविटीज में शामिल हैं, तो अमेरिका एंटिटी लिस्ट में उस ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस को डाल देता है। और अगर अमेरिका को लगता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस के साथ वो इंटरनेशनल कोऑपरेशन कर सकता है, तो लिस्ट से हटा देता है। जैसे अमेरिका ने 11 चीनी ऑर्गेनाइजेशंस को लिस्ट में जोड़ा है क्योंकि उसे लगता है कि ये ऐसी एक्टिविटीज में शामिल हैं जिनसे चीन की आर्मी के आधुनिकीकरण का समर्थन हो रहा है और ये अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के हितों के विपरीत है। वहीं भारत की 3 ऑर्गेनाइजेशन को लिस्ट से हटाया है क्योंकि अमेरिका शांतिपूर्ण न्यूक्लियर रिसर्च और डेवलपमेंट में इंडिया के साथ सहयोग करना चाहता है। अगर आपका सपना है सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में सफलता हासिल करना और आईएएस बनना, तो स्टडी IQ IAS हिंदी टीम आपके लिए लेकर आई है एक अनूठा अवसर, P2I बैच। ये बैच एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है जो आपकी यूपीएससी की पूरी तैयारी को सिस्टमैटिक और रिजल्ट ओरिएंटेड बनाता है। इसमें शामिल हैं 1000+ घंटे की लाइव क्लासेस जो आपको हर विषय की गहराई तक ले जाएंगी, 1-to-1 मेंटोरशिप जिससे किया जा सकेगा आपकी कमजोरियों और डाउट्स का समाधान, SIP क्रैश कोर्स जो प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक की तैयारी के दौरान एक मील का पत्थर साबित होगा, डेली करंट अफेयर्स ताकि आप अपडेटेड रहें देश दुनिया से, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम जो आपको न केवल आत्मविश्वास से भरपूर करेगा बल्कि साक्षात्कार के हर पहलू के लिए पूरी तरह से तैयार भी करेगा। इसके अलावा इस बैच की खासियत है इसकी फ्री रेसिडेंशियल सुविधा जो प्रीलिम्स पास करने के बाद दिल्ली में मेंस की तैयारी के लिए दी जाती है। तो देर किस बात की, जुड़िए हमारे साथ और करिए अपने सपने को साकार। ज्यादा जानकारी के लिए आप amrit@studiiq.com पर संपर्क कर सकते हैं या फिर SIQH कोड लगाकर एडमिशन ले सकते हैं। इसरो ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। दरअसल इसरो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बताया है कि स्पेडेक्स सैटेलाइट्स की डॉकिंग सक्सेसफुली हो गई है और बड़ी बात यह है कि ऐसा करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है। इसके पहले अमेरिका, रूस और चीन ये कारनामा कर चुके हैं। इसलिए इस उपलब्धि को भारत की स्पेस जर्नी का एक मील का पत्थर कहा जा रहा है। आइए समझते हैं कि डॉकिंग क्या है और इसकी सफलता इसरो और भारत के लिए क्यों जरूरी है। देखिए, अंतरिक्ष में एक सैटेलाइट भेजना, 2 भेजना, 10 भेजना, यहां तक कि एक साथ 100 सैटेलाइट्स को भेजने में अब इसरो ने महारत हासिल कर ली है। चंदा मामा और मंगल चाचा पर भी इसरो पहुंच चुका है। आदित्य मिशन के जरिए इसरो ने सूर्य देव को आंख भी दिखा दी। अब सवाल यह है कि स्पेस जर्नी में आगे क्या? आगे है अंतरिक्ष में इंसानों को भेजना, चांद पर इंसानों को भेजना या चांद से दूर डीप स्पेस में मिशन करना या भविष्य में चांद पर बस्तियां बनाना या मंगल में जाकर रहना। और इसके लिए जरूरी है मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन और मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन के एक्सेस के लिए जरूरी है डॉकिंग। स्पेस में जब स्टेशन बनाया जाएगा और जब इंसान स्पेस शिप से स्टेशन जाएगा तो स्पेस शिप को स्टेशन से कनेक्ट करने के लिए डॉकिंग की प्रोसेस होती है। सुनने में तो यह आसान लग रहा होगा, लेकिन यह अंतरिक्ष में सुई में धागे डालने जैसा मुश्किल काम है। अब इसी डॉकिंग के शुरुआती चरण को कंप्लीट करने के लिए इसरो ने 30 दिसंबर को 2 छोटे छोटे अंतरिक्षयान SDX-01 चेजर और SDX-02 टारगेट को लॉन्च किया था। इसको स्पेडेक्स मिशन का नाम दिया गया था। लॉन्च होने के बाद ये दोनों पृथ्वी की निचली कक्षा में घूम रहे थे। इसरो को इसी चेजर को टारगेट से डॉक करना था, लेकिन तकनीकी समस्याओं के कारण 7 और 9 जनवरी को 2 डॉकिंग अटेम्प्ट फेल हो गए। लेकिन अपने तीसरे अटेम्प्ट में इसरो को सफलता हाथ लगी। माना जा रहा है कि डॉकिंग कैपेसिटी को यूज करने वाला पहला इंडियन स्पेस मिशन चंद्रयान 4 हो सकता है। इसके बाद इंडियन स्पेस स्टेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए भी डॉकिंग की आवश्यकता होगी। इसरो ने प्लान बनाया है कि इंडियन स्पेस स्टेशन का पहला मॉड्यूल 2028 में लॉन्च किया जाए। हालांकि चांद पर इंसानी मिशन, जिसके लिए भी डॉकिंग कैपेसिटी की जरूरत होगी, 2040 से पहले होने की उम्मीद नहीं है। इधर रूस और ईरान एक बड़ी रणनीतिक साझेदारी करने जा रहे हैं। यह समझौता 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने से ठीक पहले होने वाला है। इसके लिए ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान 17 जनवरी को रूस जाएंगे। इस दौरान वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ इस अहम समझौते पर दस्तखत करेंगे। यह रूस और ईरान के बीच बेहतर होते संबंधों में नई कड़ी है। वर्तमान में दोनों देश ज्यादातर पश्चिमी देशों द्वारा भारी प्रतिबंधों का सामना कर रहे हैं। इन प्रतिबंधों के कारण रूस ईरान का एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार बन गया है।
खासकर तेल व्यापार के मामले में। वर्तमान में रूस और ईरान एक करीबी आर्थिक और सैन्य गठबंधन साझा करते हैं। बीते कुछ सालों से रूस और ईरान में सैन्य सहयोग लगातार बढ़ा है। ईरान पहले ही रूस को छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें दे रहा है। ईरान ने ड्रोन भी रूस को दिए हैं। नए समझौते में उम्मीद की जा रही है कि इसमें ईरान से रूस को ड्रोन का एक उन्नत मॉडल मिलेगा। हालांकि इसके बदले में ईरान को रूस से उन्नत सुखोई लड़ाकू विमान मिलने की उम्मीद है। मगर इस समझौते से इजराइल और अमेरिका को चिंता है। उन्हें डर है कि यह समझौता ईरान को परमाणु हथियार बनाने में मददगार हो सकता है। चूंकि इजराइल ऐसा मानता है कि ईरान परमाणु शक्ति बनने की महत्वाकांक्षा रखता है, इसीलिए इजराइल को डर है कि समझौते में ईरान को रूस से परमाणु कार्यक्रम में मदद मिल सकती है। इजराइल को यह भी लगता है कि यह पर्दे के पीछे होगा और इसकी सार्वजनिक घोषणा नहीं की जाएगी। इससे ईरान परमाणु ताकत हासिल करने के करीब पहुंच जाएगा और इजराइल की चिंता को बढ़ा देगा। ईरान अगर रूस से परमाणु कार्यक्रम में मदद हासिल करता है तो इससे इजराइल के साथ साथ अमेरिका भी परेशान होगा। अमेरिका के नए राष्ट्रपति बनने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप बार बार ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर चिंता जता चुके हैं। ट्रंप और उनके नजदीकी सत्ता में वापसी के बाद ईरान पर सख्त रुख अपनाने का संकेत भी समय समय पर देते रहे हैं। अब आगे देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस नए समझौते के जरिए रूस और ईरान पश्चिमी नेतृत्व वाली वैश्विक व्यवस्था को चुनौती दे पाएंगे। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है ओलिगार्की यानी कुलीन तंत्र। यह शब्द तो काफी पुराना है, लेकिन इसका इस्तेमाल हाल ही में यूएसए के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी फेयरवेल में किया था। उन्होंने कहा कि यूएसए में ओलिगार्की यानी सुपर रिच लोगों का सत्ता में प्रभाव बढ़ता जा रहा है, जो कि लोकतंत्र के लिहाज से नकारात्मक है। देखिए, ओलिगार्की की सामान्य परिभाषा के मुताबिक कुछ लोगों के समूह या परिवारों के द्वारा संचालित सरकार या संस्था है। मतलब ये सरकार या शासन का एक प्रकार है। यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने इस शब्द का इस्तेमाल अभिजात्य वर्ग या कुलीन शक्तिशाली सामाजिक वर्ग के शासन का वर्णन करने के लिए किया था। हालांकि अरस्तु के लिए अभिजात्य वर्ग का मतलब समाज के सर्वश्रेष्ठ सदस्यों बेस्ट पीपल द्वारा शासन करना था, जबकि ओलिगार्की भ्रष्ट और अन्यायपूर्ण उद्देश्यों के लिए कुछ लोगों द्वारा शासन करना होता है। कुछ जानकार चाइना को भी ओलिगार्की मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर दशकों से शासन कुछ ही लोगों के हाथ में है। आइए देखते हैं आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। अफ्रीकी संघ ने युगांडा के कंपाला में एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया। इसमें कृषि को नई दिशा देने के लिए कंपाला घोषणा को अपनाया गया है, जो 2026 से 2035 तक कृषि खाद्य प्रणाली को बेहतर बनाने पर केंद्रित है, ताकि भूख, कुपोषण और खाद्य असुरक्षा जैसी समस्याओं का समाधान हो सके, क्योंकि अभी भी 20.4% अफ्रीकी लोग भूख से जूझ रहे हैं। कंपाला घोषणा के तहत जलवायु परिवर्तन, महामारी, संघर्ष और आर्थिक संकट जैसे मुद्दों को भी शामिल किया गया है। बता दें कि इससे पहले अपनाई गई मालाबो घोषणा के तहत टारगेट्स अचीव नहीं किए जा सके, जिसका मुख्य कारण निवेश की कमी रहा। इस बार कंपाला घोषणा में स्मार्ट तकनीकों और मॉडर्न कृषि पैटर्न को अपनाने पर जोर दिया गया है, ताकि अफ्रीका की बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा किया जा सके। हैदराबाद की मूसी नदी के किनारे स्थित ऐतिहासिक इमारतों को 2025 की वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच में शामिल किया गया है। यह लिस्ट न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड WMF द्वारा जारी की जाती है। इसमें हाई कोर्ट, स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी, उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल, सिटी कॉलेज जैसी कई इमारतें शामिल की गई हैं। ये कदम इन इमारतों को जलवायु परिवर्तन, पानी की कमी और तेजी से बढ़ते शहरीकरण से बचाने के लिए उठाया गया है। WMF के अनुसार इन इमारतों का संरक्षण केवल इतिहास बचाने के लिए नहीं, बल्कि शहर के भविष्य के लिए भी जरूरी है, ताकि मूसी नदी की विरासत को अगली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित किया जा सके। आपको बता दें कि गुजरात की भुज ऐतिहासिक जल प्रणालियां भी भारत के उन स्थलों में शामिल हैं, जिन्हें WMF ने 25 ऐसे स्थलों के लिस्ट में जगह दी है, जो कि जल संकट और जलवायु परिवर्तन का सामना कर रहे हैं। 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाता है। इस मौके पर भारत ने 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया पहल के 9 साल पूरे कर लिए। ये पहल नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। आज भारत में 1.59 लाख मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स हैं, जिससे भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। इस पहल से अब तक 16.6 लाख से अधिक नौकरियां पैदा हुई हैं, और सबसे खास बात ये कि 73,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स में कम से कम एक महिला निदेशक है, जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल रहा है। इसके अलावा भास्कर यानी भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री जैसे प्लेटफॉर्म से स्टार्टअप्स को सहयोग मिल रहा है, और स्टार्टअप महाकुंभ जैसे कार्यक्रम भी नवाचार और नेटवर्किंग को बढ़ा रहे हैं। कुल मिलाकर ये पहल भारत को एक ग्लोबल लीडर बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं।
आज न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। उनका कार्यकाल 24 अप्रैल 2028 तक रहेगा। इससे पहले वे पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर काम कर रहे थे। उनके नियुक्त होने से सुप्रीम कोर्ट में 34 न्यायाधीशों की संख्या पूरी हो जाएगी। उन्होंने कई महत्वपूर्ण मामलों में फैसले दिए, जैसे मुस्लिम छात्राओं को परीक्षा में हिजाब पहनने की अनुमति देना और 2023 में बिहार सरकार के जाति सर्वेक्षण का समर्थन करना इत्यादि। आपको बता दें, भारत में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत होती है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इसके लिए राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश और अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों से परामर्श लेते हैं। यह प्रक्रिया कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से होती है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश नामों की सिफारिश करते हैं। भारत ने अपने पहले स्वदेशी तौर पर विकसित भार्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसे ड्रोन खतरों से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। भार्गवास्त्र छोटे ड्रोन को 6 किलोमीटर से अधिक की दूरी से पहचान सकता है और गाइडेड माइक्रो मिसाइल्स के जरिए उन्हें नष्ट भी कर सकता है। यह सिस्टम एक साथ 64 से अधिक मिसाइलें लॉन्च कर सकता है, जिससे बड़े पैमाने पर ड्रोन हमलों के खिलाफ सुरक्षा मिलती है। इसे अलग अलग तरह के इलाकों में ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो भारतीय सेना की आवश्यकताओं को पूरा करता है। आइए जल्दी से देखें बुलेटिन पर आधारित सवाल। पहला सवाल है, हाल ही में इजराइल हमास के बीच एक युद्ध विराम समझौता हुआ। समझौते में मध्यस्थ की भूमिका किन देशों के द्वारा निभाई गई? यूएसए, कतर, इजिप्ट, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्टार्टअप डे मनाया जाता है 16 जनवरी, 26 जनवरी, 10 जनवरी या फिर 30 जनवरी। आइए देखें पिछले बुलेटिन मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला प्रश्न था, तिरुक्कुरल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तिरुक्कुरल के पूर्व खंड में शासन के बारे में चर्चा है। तिरुक्कुरल तमिल दार्शनिक थिरुवल्लुवर की रचना है। सही कथन चुनना था, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी एक और दो दोनों। अगला प्रश्न था, काशी तमिल संगमम 2025 का आयोजन निम्नलिखित में से किन शहर में किया जा रहा है? अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज या फिर उपर्युक्त सभी। सही जवाब है विकल्प डी, यानी तीनों शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा। तो आज इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल रात 9 बजे फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार।